हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडू रोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद MCQs। आज 5 अप्रैल के दिन आप सभी का करंट अफेयर्स की इस सुप्रभात सीरीज में स्वागत है। चलिए जी, पहली न्यूज को हम कवर करते हैं। सोनिया गांधी टेक्स ओथ एज राज्यसभा मेंबर। सोनिया गांधी ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। और इनको शपथ किसने दिलाई? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने शपथ दिलाई कल 14 लोगों को हमारे नए संसद भवन में। और आपको पता है ना कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं हमारे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने नए संसद भवन में 14 सदस्यों को शपथ दिलाई। और कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने ये शपथ कल ग्रहण की, यानी कि 4 अप्रैल को। ठीक है, और ये उनका इस अपर हाउस में पहला कार्यकाल रहेगा। और वो राजस्थान सीट से चुनी गई हैं। ये राजस्थान सीट जो है ना, वो पहले किनके पास थी? तो हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी, 91 वर्षीय जो हमारे मनमोहन सिंह जी हैं, वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे 3 अप्रैल को, यानी कि परसों उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। तो वो राजस्थान की जो सीट है वो खाली हो गई थी। इसी राजस्थान की सीट से ये कांग्रेस नेता सोनिया गांधी आई हैं राज्यसभा में। और भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ये शपथ ग्रहण की है। जैसे हम बात करते हैं, एक तो खुद हो गई ये सोनिया गांधी, इनके साथ में कभी इनके बहुत करीबी रहा करते थे एक व्यक्ति, और उस समय यूनियन मिनिस्ट्री भी रहे RPN सिंह, वो भी राज्यसभा की शपथ लिए हैं अभी। लेकिन अभी वो कांग्रेस के नहीं है, अब वो बीजेपी में है। तो पहले कभी लॉयल हुआ करते थे कांग्रेस के लिए। तो उन्होंने, यानी कि RPN सिंह ने भी शपथ ग्रहण की। और वर्तमान में जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी शपथ ग्रहण की है। कर्नाटक से एक कांग्रेस के नेता हैं अजय माकन, और दूसरे नेता हैं सैयद नसीर हुसैन, उन्होंने भी क्या है, ग्रहण की है राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ। ठीक है, इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। बीजेपी मेंबर समीक भट्टाचार्य फ्रॉम वेस्ट बंगाल, YSRCP लीडर हैं एक गोला बाबू राव, उन्होंने भी क्या है, ये शपथ ग्रहण की है। वेधा रघुनाथ रेड्डी, येरुम वेंकट सुभा रेड्डी, इन सब ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। और ये जो सारी की सारी शपथ ग्रहण की प्रक्रिया थी वो किसने पूरी करवाई? तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। ठीक है, और हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति। तो इन्हीं के द्वारा ये शपथ दिलाई गई। अब जैसे बात हुई है उपराष्ट्रपति के बारे में और राज्यसभा के बारे में, तो चलो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारतीय संविधान के रिक्त स्थान के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो ये बताता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? जल्दी से इसमें से बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा, जल्दी से बता दीजिएगा। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन बी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। आर्टिकल 64 के तहत ये प्रावधान है कि हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। जब हम अनुच्छेद 63 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ही होगा।
भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग। तो जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी प्रकार की कोई सीट खाली हो जाती है, ठीक है ना, तो मान के चलो कि राष्ट्रपति जो है वो अपने पद से, ठीक है, इस्तीफा दे दे या फिर उनपे महाभियोग लगाया जाए किसी भी तरीके से, यानी कि राष्ट्रपति की जब अनुपस्थिति हो तो उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे, ऐसा कहा गया है 65 अनुच्छेद में आर्टिकल 65 के तहत। आर्टिकल 66 में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है उसके बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, यानी कि निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और वैसे जब हम उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ अन्य आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे 67 आर्टिकल है, उसके तहत कहा गया है कि उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा, यानी टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 68 में, तो इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र या फिर पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को, यानी कि जो सीट खाली बच जाएगी, उस रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र आयोजित करवाया जाएगा। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 68 में। जब हम आर्टिकल 69 की बात करते हैं, तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने पर शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, ठीक है ना। और अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि जो भी अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे ये, ठीक है। चलो ये बात आपको कुछ ध्यान में रखनी है। चलो अब हम राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, जैसे कि हमने अभी न्यूज कवर की है ना, इसमें से बताने का प्रयास करेंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ना, ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। राज्यसभा के सदस्यों के रूप में 14 लोगों ने शपथ ग्रहण की है अभी वर्तमान के नए संसद भवन में। और ये प्रक्रिया किसने पूरी करवाई, यानी ये शपथ किसने दिलवाई, हमारे उपराष्ट्रपति, जिनको हम क्या कहते हैं, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने ये शपथ दिलाई है उन सभी को। तो राज्यसभा हमारे संसद का उच्च सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कुछ बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 249, ठीक है जी। चलो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर रहे थे कि राज्यसभा का सदस्य, यानी कि सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की उन्होंने, तो शपथ ग्रहण से संबंधित कुछ बातें हम देख लेते हैं। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो कोई भी अगर व्यक्ति चाहता है कि वो राज्यसभा का सदस्य बने, तो उसकी उम्र कम से कम 30 साल की होनी चाहिए, कम से कम 30 साल का वो होना चाहिए, ठीक है। और उसे किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, यानी कि उसका वोट बना होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, यानी कि
किसी लाभ के पद पर वो काम नहीं करता हुआ होना चाहिए। तो ये कुछ बिंदु हैं जो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए अहर्ता मायने रखते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं राज्यसभा से संबंधित आपको ध्यान में रखने हैं। और भारत में संविधान की चौथी अनुसूची जो है, उस अनुसूची को अगर हम देखें तो उसमें क्या कहा गया है, उसमें राज्यसभा के जो स्थान है, यानी कि राज्यसभा में कहां कहां से कितनी सीटें होंगी, उन सीटों का आवंटन जो है वो हमें चौथी अनुसूची में दिखाई देता है, ठीक है ना। तो चलो ये बात आपकी हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि प्राइम, उसे सक्सेसफुली टेस्टेड कर लिया गया है। इंडिया ने ये टेस्ट किया है सक्सेसफुली, ठीक है। और इतने ट्रायल ऑब्जेक्टिव वैलिडेटिंग रिलायबल परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए हम हर क्षेत्र में इसमें सफलता पा चुके हैं। तो ये जो भारत ने इसका सफल परीक्षण किया है, इस नई जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का, तो वो कहां किया है, यहां पे लिखा हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड ऑफ कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो जाहिर सी बात है, कई बार स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहां पर है, तो आता है उसमें लिखा हुआ है ऑप्शन में ओडिशा, लिख देना आप, ठीक है ना। तो ये वहां फोटो उठाई है पीआईबी से, तो वहां पर आप देख सकते हैं। अभी हम इसी के बारे में बातें करेंगे, ओडिशा में जो द्वीप है अब्दुल कलाम द्वीप, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताने का प्रयास करेंगे। ओडिशा में स्थित डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले किस नाम से जाना जाता था इस द्वीप को, जल्दी से बता देंगे। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा व्हीलर द्वीप, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। व्हीलर द्वीप कहिए या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप कहिए, ये कहां पर है, ओडिशा के तट पर स्थित है। उड़ीसा वैसे लिखा होता है, लेकिन उसे हम अब ओडिशा के नाम से जानते हैं, ओडिशा, ठीक है ना। मिसाइलों के एकीकृत परीक्षण श्रृंखला के लिए यहां पर हमें सुविधाएं प्राप्त हैं। और इस द्वीप का मूल नाम जो है वो ब्रिटिश लेफ्टिनेंट व्हीलर के नाम पे रखा गया था। व्हीलर एक अंग्रेजी लेफ्टिनेंट अधिकारी था, है ना, लेफ्टिनेंट, उसके नाम पर रखा गया। लेकिन इसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कब किया गया, तो ये बात है सितंबर 2015 की। सितंबर 2015 में इसका नया नाम रख दिया गया, और ये नया नाम क्या रखा गया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम जो हैं उनके बारे में तो आप जानते ही हैं, ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे। और ये आपको फोटो दिखाई दे रही है, तो एक क्वेश्चन इनके बारे में भी पूछ लेते हैं आपसे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो बताने का प्रयास करेंगे। एपीजे, एपीजे की फुल फॉर्म क्या है, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन, यानी पूरा नाम है इनका डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ये हमारे भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने लिखा होगा ना 11वें, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया। और इन्होंने कब से कब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला, तो ये 2002 से लेकर 2007 तक हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक ये हमारे राष्ट्रपति रहे। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था रामेश्वरम में, रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी, कहां पर, शिलोंग। अब शिलोंग कहां की राजधानी है, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है ना।
इस प्रकार आपको ये बिंदु जो हैं ध्यान में रखने हैं इनसे संबंधित। अब्दुल कलाम आजाद जो हैं इनको कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। जैसे कि हम अगर बात करते हैं 1981 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया 1981 में। 1990 में इनको पद्म विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण। और फिर जब बात करते हैं 1997 में इनको भारत रत्न दिया गया भारत सरकार द्वारा। 1998 में इनको वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वीर सावरकर पुरस्कार, ठीक है। और जब बात करते हैं 2014 की, यानी कि इनकी मृत्यु से एक साल पहले 2014 में इनको डॉक्टर ऑफ साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और किसने सम्मानित किया? एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, ब्रिटेन वालों ने इनको सम्मानित किया था। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित, और इनके नाम पर रखे गए एक द्वीप जिसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, और ये कहाँ पे है? ओडिशा में। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं, तो गलती इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति ने कैंसर उपचार के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी का ये अनावरण किया, शुभारंभ किया। जीन थेरेपी फर्स्ट है ये होम ग्रोन, यानी कि हमारी घरेलू असेसिबल एंड अफोर्डेबल कार टी सेल थेरेपी, यानी कि ये जो थेरेपी है ये सुलभ रहेगी और सभी के लिए किफायती है, ठीक है ना। और ये पूरे विश्व की जो मानव जाति है उसके लिए एक बेहतरीन आशा की किरण साबित होगी, ऐसा कहा है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है ना। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कल 4 अप्रैल को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, जिसे बोलते हैं ना आईआईटी बॉम्बे, तो वहां पर इस कैंसर उपचार के लिए पहली घरेलू जीन थेरेपी का अनावरण किया। और इस अवसर पर राष्ट्रपति जी ने कहा कि भारत की पहली जीन थेरेपी की शुरुआत कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई में बड़ी सफलता है। उपचार की इस श्रृंखला का नाम CAR-T सेल थेरेपी रखा गया है, जो कैंसर इम्यूनोथेरेपी एक नाम है, ठीक है ना। और ये सुलभ भी रहेगी, सस्ती भी रहेगी, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक आशा की किरण साबित होगी। इस प्रकार ये जो पॉइंट हैं इस न्यूज से संबंधित, तो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ऐसे ये न्यूज आप और भी पढ़ सकते हैं डिटेल में। और ये जो पिक्चर है ये PIB से ली गई है, तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। क्या लिखा है इसमें? CRT सेल थेरेपी, ऊपर आप देख पा रहे होंगे, नीचे लिखा है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। अब जैसे राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है, तो एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित आपसे पूछ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, तो बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें आप टिक कर पाएंगे, जल्दी से बताएंगे। तो जिन्होंने लिखा होगा ना उपराष्ट्रपति, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री को भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल को भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। और मैंने अभी आपको पहली न्यूज में बताया भी था कि अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया है, इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्मित निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना।
इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 66 में कही गई है। चलो जी, अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं और ये न्यूज पीआईबी के द्वारा प्रकाशित की गई है। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों एवं केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त आम चुनाव 2024 सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और आपको पता है निर्वाचन आयोग जो है इसके प्रमुख कौन होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा भी है, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब इस निर्वाचन आयोग ने एक निर्देश दिया है सभी को कि हमारे जो अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं 2024 के, वो निष्पक्ष होने चाहिए, इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से अंतरराज्यीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीमाओं पर कड़ी मुस्तैदी की गई है ताकि अवैध शराब का जो व्यापार है वो ना हो सके, नकदी इधर से उधर ना लाई जा सके, नशीले पदार्थों के जो आवाजाही पर रोक लगाई जा सके, हथियार और मुफ्त उपहारों की आमद रोकी जा सके। ठीक है, आपको पता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो कई पैसे दे देते हैं कि आप हमें वोट देना, कुछ शराब बांट देते हैं और शराबी जो है वो वोट दे भी देते हैं, है ना। तो जिनको नगद मिल जाते हैं वो वैसे बिक जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि फिर आप क्या अनुमान लगाएंगे, अगर आपने पैसे देकर या फिर कोई चीज लेकर वोट दिया है तो फिर आपको ये कहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि विकास क्यों नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो अब निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश दिया, उन्होंने एक मीटिंग की कि हमें सभी स्तर पर एक अच्छा प्रयास करना चाहिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? श्री राजीव कुमार। तो राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के बीच में बैठक हुई और जो भी हमारे राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं की रक्षा करने वाली एजेंसियां हैं उनके शीर्ष अधिकारियों ने भी यहां पर भाग लिया। अब जो ये तीन नाम मैंने आपको बताए हैं, श्री राजीव कुमार जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ये भी क्या है? चुनाव आयुक्त हैं। इन दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तो थोड़े ही दिन पहले हुई थी और ये विवाद भी बना था, है ना, और ये कोर्ट में भी मुद्दा गया था और उसमें कहा गया था कि इनकी नियुक्ति जल्दबाजी में कर दी गई है, वोट नजदीक आ रहे हैं इस वजह से। लेकिन फिर कोर्ट ने कहा कि इसको रद्द नहीं करेंगे, इनकी नियुक्ति बरकरार रहेगी। तो जो ये मीटिंग चल रही थी तो इसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए, जैसे कि मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, ठीक है, आबकारी के प्रधान सचिव और बाकी और भी अधिकारी यहाँ पर देखने को मिले। और ये मीटिंग जो हो रही है उसकी एक फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये तीन जो बैठे हैं, ये जो सेंटर में बैठे हैं वो तो है मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, जिनका नाम है श्री राजीव कुमार जी। और इधर आप देख पा रहे होंगे इनका नाम है ज्ञानेश कुमार, ये चुनाव आयुक्त हैं। और तीसरी फोटो आप दिखाई दे रही होंगी आपको, तो ये कौन है? तो संधू जी है ये, इनका नाम क्या है? सुखबीर सिंह संधू, अभी बताया ही था, है ना, सुखबीर सिंह संधू। तो वर्तमान में हम चुनाव आयोग की बात करें तो इसमें एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो इसमें चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये आपको ध्यान में रखने हैं। और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के द्वारा कुछ निर्णय लिए गए, कुछ निर्देश दिए गए। तो निर्देश अलग अलग हैं, जैसे कि कानून और व्यवस्था संबंधित क्या है, इन्होंने कहा है कि कड़ी निगरानी रखनी है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, ठीक है, ताकि कोई भी आपराधिक गतिविधियां ना हो सके, असामाजिक तत्वों के बारे में खुफिया जानकारी हम हासिल कर सके। इसको आप स्टॉप करके देख लीजिए, ये वैसे जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप एक
अच्छे नागरिक हैं तो आपको पता होना चाहिए इस प्रकार के जो नियम इन्होंने जारी किए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए, और जो भी आपके आसपास इस तरह के तत्व रहते हैं तो उनको भी क्या है थोड़ा समझाना चाहिए। तो खर्च की निगरानी से संबंधित इन्होंने आदेश दिए हैं, यानी कि जो भी नशीले पदार्थ हैं उनके प्रवाह को रोकना है। अवैध शराब अगर कोई इधर से उधर लाई जा रही है तो उस पर भी रोक लगानी है। चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी करना। पुलिस, आबकारी, परिवहन, जीएसटी और वन विभाग द्वारा संयुक्त चेकिंग और अभियान चलाना। ठीक है, इस प्रकार ये खर्च से संबंधित कुछ दिशा निर्देश हैं। केंद्रीय एजेंसियों के लिए क्या दिशा निर्देश हैं? तो इन्होंने कहा है कि भारत म्यांमार की जो सीमा है वहां पर असम राइफल्स द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी, और भारत नेपाल की सीमा पर विशेष रूप से नेपाल के साथ खुली सीमा वाले क्षेत्रों में एसएसबी द्वारा निगरानी की जाएगी, और भारत बांग्लादेश की सीमा और पश्चिमी सीमाओं पर बीएसएफ द्वारा निगरानी की जाएगी। भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी द्वारा, और तटीय क्षेत्र वाले जो भी राज्य हैं वहां पर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी। तो सभी को निर्देश दिए हैं कि सभी अपने इस कार्य को बड़े बेहतरीन तरीके से निभाएं। ठीक है, और जो भी गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनको हम रोकें, खासकर मतदान होने से 72 घंटे पहले। ठीक है ना, और राज्य पुलिस के समन्वय से संयुक्त जांच चौकियां अपनी स्थापित करें। चलो ये तो बात हुई एक न्यूज से संबंधित। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? चुनाव आयोग के बारे में, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दो जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, यानी उन 3 लोगों ने ये मीटिंग की और बाकियों को बुलाया। यानी आप ये कह सकते हैं भारतीय चुनाव आयोग ने ये मीटिंग की है, कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो अब आप ये बता दीजिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? चुनाव आयोग का प्रावधान करता है, ऐसा कौन सा रहेगा? तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा सी ऑप्शन उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत के संविधान 324 के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। और जब हम बात करते हैं इस 315 के तहत क्या प्रावधान है, तो इसमें संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम कहते हैं यूपीएससी, ठीक है, और स्टेट के लेवल पे होता है पीसीएस। तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का प्रावधान किया गया है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत। ठीक है ना, तो 315 के तहत यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। और जब हम 326 की बात करते हैं तो इस 326 के तहत क्या प्रावधान है? तो इस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। वयस्क मताधिकार यानी कि 18 साल से उम्र अगर ज्यादा है तो वो वयस्क है और वो उसके पास ये अधिकार है कि वो अपना वोट दे सकता है। ठीक है, तो नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 1989 के आम चुनावों में। इस प्रकार ये बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, इसमें कोई भी गलती आपको नहीं करनी। फिर जैसे ऑप्शन में लिखा है अनुच्छेद 103, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा। ठीक है ना, सलाह अनिवार्य है 103 के तहत। तो ये कुछ पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो जैसे सूचना ये है कि जितनी भी क्लासेस हमारी आज तक यूट्यूब पे हुई हैं उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल है, और आज की यानी ये जो क्लास हो रही है इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बशर्ते आपको सर्च करना है @edurohi24। तो हमेशा आपको ये पीडीएफ टाइम पे मिल जाती है। तो जैसे ये तो हुई कुछ न्यूज की बात, अब हम जान लेते हैं आज 5 अप्रैल के इतिहास के बारे में।
यानी कि इतिहास में इस 5 अप्रैल के दिन क्या खास हुआ था, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जैसे बात करते हैं, इस दिन यानी 5 अप्रैल को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो समता दिवस मनाया जाता है। समता दिवस। समता दिवस क्यों मनाया जाता है हर साल 5 अप्रैल को? जो फोटो आप देख पा रहे होंगे ना, ये है बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम, इनका जन्म हुआ था 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल 1908 को इनका जन्म हुआ। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही हर साल 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना? और इनको बाबूजी के नाम से जानते थे, और ये हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। उप प्रधानमंत्री। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? 5 अप्रैल 1908 को बिहार में जन्मे थे ये। बिहार में एक जिला पड़ता है चंदवा, तो चंदवा जिले में ये जन्मे। भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, नीति निर्धारण करने में सकुशल थे ये, एक अच्छे राजनेता और एक अच्छे प्रशासक। हमेशा इन्होंने दलित और शोषित वर्ग के लिए काम किया। और ये जो है जगजीवन राम के बारे में कुछ दिलचस्प बातें अगर हम बताएं, तो इनको 50 सालों तक सांसद रहने का सम्मान प्राप्त है। यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने कि 50 सालों तक सांसद रहे। कब से कब तक रहे? 1936 से लेकर 1986 तक ये सांसद रहे और हमेशा वंचित वर्ग के लिए लड़ते रहे। ठीक है ना? तो इनका जन्म जो हुआ था 5 अप्रैल को, इसी जन्म की वजह से ही समता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल 1908 को बिहार में इनका जन्म हुआ। 6 जुलाई 1986 को इनकी मृत्यु हुई थी। बाबू जगजीवन राम। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं इनसे संबंधित। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, इनके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। 1977 में जगजीवन राम द्वारा स्थापित उस राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जिसका जनता पार्टी में विलय हो गया था। तो इसमें कौन सी जो बात है वो ठीक रहेगी? कौन सा ऑप्शन टिक करना है आपको? तो जिन्होंने लिखा होगा ना सी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 1977 में बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है ना? तो ये इन्होंने 1977 के आसपास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया था और अपनी नई पार्टी बना ली, और बाद में ये जनता पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। और फिर इन्होंने 1977 से लेकर 1979 तक भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया इन्होंने 1977 से 79 के बीच में। ठीक है ना? और 1936 से 1986 तक ये सांसद रहे। हमेशा ही दलित वर्ग के लिए इन्होंने काम किया। जो भी वंचित वर्ग थे, डिप्रेस्ड, उनके लिए इन्होंने काम किया, उनको समानता का हक दिलाने के लिए। ठीक है ना? हमेशा तत्पर रहे। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में समता दिवस मनाया जाता है। ठीक है? तो अब हम चलते हैं दूसरे कुछ बिंदु को जानने के लिए। आज के दिन ही क्या हुआ था? ये जो फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये फोटो किनकी है? तो नाम आता है पंडिता रमाबाई। यहां पर लिख देते हैं नीचे, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई का निधन हुआ था 5 अप्रैल 1922 को। 5 अप्रैल 1922 के दिन इनका निधन हो गया। और इनका जीवन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा भारतीय समाज के लिए। इन्होंने बहुत कुछ किया। जैसे कि कहा जाता है कि ये वो पहली महिला थी जिन्हें सरस्वती और संस्कृत के रूप में पंडिता की उपाधि मिली। जैसे पंडिता नाम लिखा हुआ है ना, तो ये इनकी उपाधि है, इनको उपाधि मिली थी।
इसके बाद इन्होंने जरूरतमंद भारतीय महिलाओं के लिए धन जुटाने के लिए एक लंबा अमेरिकी दौरा भी किया था। ठीक है, 1890 के दशक के आसपास इन्होंने ईसाई धर्मार्थ मुक्ति मिशन की स्थापना भी की। अब एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर थोड़ा सा इनके बारे में और बात करेंगे। पहला क्वेश्चन इनके बारे में बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प आपको चुनना है। तो बताइए गलत विकल्प इसमें से कौन सा रहेगा। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, हमें तो क्या है, गलत विकल्प चुनना है। पंडिता रमाबाई ने निम्न जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखी, ये गलत है, तो आपको टिक करना है दूसरा। गलत किस मायने में है, क्यों गलत है ये पॉइंट, क्योंकि इन्होंने निम्न जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर नहीं बल्कि उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर एक पुस्तक लिखी थी। महिलाओं की स्थिति तो दयनीय ही थी, चाहे उस समय उच्च जाति मानी जाने वाली महिलाएं हो, चाहे फिर उस समय जिनके साथ भेदभाव हुआ करता था उन महिलाओं की बात हो। तो जो उच्च जातियों की महिलाएं थी उनकी दुर्दशा पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, तो गलत विकल्प चुनना था, तो दूसरा ऑप्शन ठीक रहेगा। पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। ठीक है ना, पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक है इनसे संबंधित। अब एक क्वेश्चन और बता दीजिए, पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन यानी कि शिक्षा सदन की स्थापना किस वर्ष की थी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से बताने का इसमें प्रयास करेंगे आप सभी। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 1889, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। पंडिता रमाबाई ने 1889 में शारदा सदन की शुरुआत की और इन्होंने धन एकत्रित करके बाल विधवाओं के लिए ये शारदा सदन बनाया। ठीक है, 1889 की बात है। पंडिता रमाबाई ने स्त्री धर्म नीति लिखी, जिसमें भारत में पहला एक ऐसा आप ग्रंथ बोल सकते हैं जिसमें नारियों के बारे में वर्णन किया हो, या फिर एक नारीवादी लेखन आप कह सकते हैं। नारीवादी लेखन भारत का सबसे पहला, आप माने तो क्या नाम है इसका, स्त्री धर्म नीति। स्त्री धर्म नीति किसने लिखा, पंडिता रमाबाई। और ये एक अच्छी प्रकांड विदुषी थी। विदुषी का मतलब जैसे होता है ना, पुरुष के लिए अगर कोई पुरुष पढ़ा लिखा हो अच्छा, उसे हम बोलते हैं विद्वान, और महिला के लिए क्या बोला जाता है, विदुषी। अगर महिला पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, है ना, तो इस प्रकार। और ये जो स्त्री धर्म नीति है, जिसे हम कहते हैं कि नारीवादी लेखन था ये, और ये 1882 में प्रकाशित हुआ, और इसमें महिलाओं के लिए नैतिकता की जो बातें हैं वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट थे इनसे संबंधित, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। पंडिता रमाबाई से संबंधित और अगर कुछ बिंदु हम लिखने का प्रयास करें तो आप कह सकते हैं इन्होंने 1881 में आर्य महिला सभा की स्थापना की। आर्य महिला की स्थापना, महिला सभा, ये पहली नारीवादी संस्था थी, आर्य महिला सभा। और इन्होंने 1882 में नारीवादी लेखन स्त्री धर्म नीति का प्रकाशन 1882 में किया। 1887 में रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना की गई। रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, 1887 में। ठीक है, जिसने समाज में जो भी वंचित वर्ग के लोग थे उनके हितों के लिए काम किया। और फिर 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना की, मुक्ति मिशन। और 1889 में ही शारदा सदन की शुरुआत की गई थी। तो ये कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। और बहुत सी घटनाएं आज के दिन हुई, दो मुख्य घटनाओं के बारे में हमने जान लिया। जैसे 5 अप्रैल की बात करते हैं, 5 अप्रैल 1993। तो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपने एक एक्ट्रेस का नाम सुना होगा, दिव्या भारती। कहा जाता है कि इनकी हत्या कर दी गई थी।
तो दिव्या भारती का निधन भी 5 अप्रैल 1993 को हुआ, आज के दिन ही, ठीक है ना। वो अभी तक पता नहीं लग पाया कारण क्या रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। और 5 अप्रैल 1940 को एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, 5 अप्रैल 1940। नाम आता है उस व्यक्ति का C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज एक ईसाई मिशनरीज व्यक्ति थे और ये गांधी जी के सहायक थे, महात्मा गांधी जी के सहायक। तो ये कुछ बातें हुई आपके इससे संबंधित। और जब हम बात करते हैं और कुछ पॉइंट्स के बारे में, हरियाणा के एक मुख्यमंत्री रहे थे हुकम सिंह। तो हुकम सिंह जो है उनका जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1938 को। 1938 हुकम सिंह जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पूर्व सीएम हरियाणा, उनका जन्म हुआ था इस दिन। और तो और 5 अप्रैल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, 5 अप्रैल 1479 को गुरु अमरदास जी का जन्म हुआ। गुरु अमरदास जो सिखों के तीसरे गुरु थे, ठीक है, सिखों के तीसरे गुरु जो 73 वर्ष की उम्र में गुरु के रूप में नियुक्त हुए थे, है ना। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। आपको पता है पहले गुरु कौन थे जिन्होंने सिखिज्म की शुरुआत की? गुरु नानक देव। फिर आए गुरु जिनका नाम लहणा जी था, जो गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, है ना। इस प्रकार से गुरु हुए थे, टोटल 10 गुरु हुए, है ना। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं इनसे संबंधित। चलिए जी, ये कुछ बातें हुई। और अगर हम कुछ पॉइंट्स जानने का प्रयास करेंगे इस दिन की मुख्य घटनाओं के बारे में, तो 5 अप्रैल 1975 को सऊदी अरब के राजा फैजल की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और 5 अप्रैल 1999 इराक में वियाग्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। और 5 अप्रैल 2002 को क्या हुआ था? स्पेशल हुआ, एक भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच मोरे कलावा मांडले सड़क परियोजना पूरी करने हेतु सहमति बनी, ठीक है। सड़क परियोजना का नाम क्या था? उसका नाम था मोरे कलावा मांडले सड़क परियोजना। इसको पूरी करने के लिए सहमति बनी। तो आपको पता है पहले हम न्यूज कवर करते हैं, न्यूज से संबंधित कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन उठा लेते हैं जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाती है। फिर उसके बाद जिस दिन हम करंट अफेयर्स कर रहे होते हैं उस दिन का इतिहास क्या रहा उससे संबंधित क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो ऐसी हमारी ये क्लास चलती है। सुबह 6 बजे डेली क्लास ये अपलोड होती है, प्रीमियर लगाई जाती है, सॉरी 6 AM, सुबह 6 AM सुबह। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एडुरोही ऑफिशियल। दूसरे चैनल का नाम है एडुरोही ऑफिशियल शॉर्ट्स। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए। आप हमें ट्विटर एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बशर्ते आपको सर्च करना है एडुरोही 24। और किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया है 8307730527। तो पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, सर्च कर लेना एडुरोही 24 टेलीग्राम पे, तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी की पीडीएफ इस चैनल पे उपलब्ध हैं। तो आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें और खेलते रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।